वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉग्निटो। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज भी वही टॉपिक चल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो पिछली क्लास में खाली हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्या फॉर्मूले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या फॉर्मूला है और एन्युटी मेथड का क्या फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया था, उसको दो चीजों में मैंने बाइफरकेट किया था। एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, काइंडली विजिट द लास्ट लेक्चर एंड देन कम थ्रू दिस लेक्चर। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके थे। एक था तुम्हारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट से और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, मैंने आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के बारे में भी कुछ समझाने की कोशिश करी थी कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है। आज मैं इस एग्जाम्पल में, ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख करके रखा है, इसमें मैं आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस भी फिर से एक बार समझा दूंगा। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हम लोग आए थे सुपर प्रॉफिट मेथड पे। सुपर प्रॉफिट मेथड को निकालने, सुपर प्रॉफिट मेथड का एक ही तरीका है निकालने का। ठीक है, तो जो भी अब मैंने आपको मेथड बताया था वो आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने का तरीका क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, यही बताया था। फिर सुपर प्रॉफिट निकलता कौन कौन सी तरीके से है, तो उसके लिए हमें फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना होता है, उसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है, तब जाकर के हमारा सुपर प्रॉफिट निकल करके आता है। इतनी चीजें मैंने आपको डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड जब मैंने आपको बताया था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ये आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो तरीका होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम हमेशा कैपिटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हमेशा हम कैपिटल निकालते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो तरीका होता है वो होता है सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या तरीका होता है? सारी एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। हालांकि एक तरीका और होता है, वो मैं हिडन गुडविल कंसेप्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो उस तरीके से भी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आ गई थी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बहुत ज्यादा खल रहा था कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। तो हमारे सामने बात आई थी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। तो देखिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने का तरीका, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मैंने ईयर्स ले लिए, कोई भी 3 ईयर्स ले लिए। ठीक है, मैंने कोई भी 3 ईयर्स ले लिए हैं। यहां पे मैंने 1 2 3 3 ईयर ले लिए। तीनों साल के आपको प्रॉफिट गिवन होंगे, आप तीनों साल के प्रॉफिट ले लीजिएगा। मैंने अगर ईयर्स 3 लिए हैं तो 3 साल के प्रॉफिट गिवन होंगे, 4 ईयर हैं तो 4 साल के प्रॉफिट गिवन होंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन डिमांड करे। ठीक है, हालांकि ये तरीका क्लास 12th के बच्चे लगाएंगे। This method will be followed by class 12th students, and strictly I am saying that you have to follow this method. And CACPT, you have to follow this method. Otherwise, you will just get stuck in a question and you cannot do anything. Okay, तो क्लास 12th का तरीका भूल जाइए, इस तरीके से सॉल्व करिए। ये तरीका आपके पूरे सीए में साथ देगा। ऑल राइट, तो प्रॉफिट्स निकालने के 3 तरीके, सॉरी प्रॉफिट प्रॉफिट 3 साल के प्रॉफिट आपको दिए होंगे, आप 3 साल के प्रॉफिट को लिख लीजिएगा। फिर एबनॉर्मल लॉसेस दिए हैं आपके सामने। एबनॉर्मल लॉसेस मैंने किसी भी एक वर्ष में डाल दिया है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉसेस जनरली किसी भी साल हो सकते हैं, या हो सकता है हर साल हो जाए। एबनॉर्मल लॉसेस का जैसे मान लो कि आप जा रहे थे, आपको सैलरी मिली, आपकी जेब कट गई है, तो जेब बार बार तो कटेगी नहीं, तो दैट इज नोन एज एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, उसके बाद एबनॉर्मल गेन, मान लीजिए आपकी क्या कहते हैं, आपने आज आईपीएल में कुछ खेल लिया, तो आईपीएल में खेल करके जो है आपने आज पैसा कमा लिया। अब आईपीएल खेलना आपका बिजनेस थोड़ी ना है, तो वो एबनॉर्मल गेन हो गया। तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा वो खाली एक बार होता है। मान लीजिए मेरी जेब कट गई, अरे चलो कोई बात नहीं, तो उसको हम एड बैक कर देते हैं। और जो सॉरी एबनॉर्मल लॉसेस होता है जो मेरा, जैसे मान लीजिए मेरी जेब कट गई, तो उसको हम एड बैक कर देते हैं कि ये बार बार नहीं होना, ये एक बार हो चुका है और ये बार बार नहीं होना है, ये बार बार नहीं होना है। तो इस वजह से जो है एबनॉर्मल लॉसेस को एड बैक कर देते हैं।
फिर आ जाता है एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब ये आपकी इनकम रेगुलर थोड़ी ना जनरेट हो रही है, ये एक बार आपकी इनकम हो चुकी है। अब आपकी इनकम एक बार हो चुकी है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ये आपकी ओरिजिनल इनकम से मैच करती है। अगर ये आपकी ओरिजिनल इनकम से मैच कर रही होती तो ये एबनॉर्मल गेन में ना आता। अब आपका कपड़े का बिजनेस है, आपका किस चीज का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, कपड़े के बिजनेस से आपने जो है 2,000 रुपए कमाए, कपड़े के बिजनेस से आपने 2,000 रुपए कमाए, ये आपका प्रॉफिट था। लेकिन शाम को ही जो है आईपीएल मैच चल रहा था और आपने आईपीएल मैच से 1,000 रुपए और कमा लिया, तो आपकी इनकम तो इतनी हो गई ना। आप इसको अगर इसमें जोड़ देंगे, अगर आप इसको इसमें जोड़ देंगे तो मुझे पहले इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मुझे इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ऑल राइट, क्लियर है। अगर ये नहीं जुड़ा होगा तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, अगर जुड़ा होगा तो माइनस करने की जरूरत है, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्रीज करते वक्त हम एबनॉर्मल गेन्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बेसिक एरर्स हो जाती हैं, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। फिर हमारी कोई अगर रेक्टिफिकेशन है, कोई एंट्री गलत हो गई है, वो एंट्री सही हुई है, मान लीजिए हमारे पास से कैश आना था और हमने एंट्री कर दी टू कैश, मतलब मान लीजिए हमारे पास से 10,000 रुपए आना था तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट मुझे करना था, मुझे कैश अकाउंट को डेबिट करना था 10,000 रुपए से। मतलब ये कैश अकाउंट, अगर कैश मेरे पास 10,000 रुपए से आएगा तो मेरी एसेट 10,000 रुपए से बढ़ेगी, मेरी एसेट 10,000 रुपए से बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ, टू कैश हो गया, मतलब मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो कैश को क्रेडिट करने से देखो इफेक्ट क्या पड़ा, मेरी 10,000 रुपए से एसेट घट गई, मेरी 10,000 रुपए से एसेट घट गई। तो ये जो एरर्स हुए हैं इनको भी जो है मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, इन एरर्स को भी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को भी सॉल्व करके अगर कोई चीज कम हो गई है तो उसको प्लस कर देंगे और अगर ज्यादा हो गई हो तो उसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल आएगा। क्या निकल आएगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल आएगा। और फिर जब फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल आएगा तो चाहे इसको नाम दीजिए फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और चाहे इसको नाम दीजिए एडजस्टेड प्रॉफिट। तो आप, मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अच्छा चलिए, मैं अब आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आ जाइए, मैं अब आपको देखिए एक लाइव एग्जांपल देता हूं और अब आप समझेंगे उस लाइव एग्जांपल को। ठीक है, कि मैं कहना क्या चाहता हूं और लिटरली हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा और आपको जो है चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये हैं हमारे यहाँ के बहुत बड़े इंजीनियर साहब, जिनकी वजह से आप ये लाइव क्लासेस देख पा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर के लिए हम इनको डॉक्टर बना देते हैं, हम भी डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, समझिएगा। तो समझिए, ये एक डॉक्टर हैं, हम भी एक डॉक्टर हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो है अपनी प्रैक्टिस से, ये अपनी प्रैक्टिस से 5 लाख रुपए कमाते हैं। कितना रुपए कमाते हैं, 5 लाख रुपए प्रैक्टिस से कमाते हैं। मैं कितना कमाता हूं, मैं 6 लाख रुपए कमाता हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस से नहीं कमाता, मैं प्रैक्टिस से नहीं कमाता। ये अपनी प्रैक्टिस से 5 लाख रुपए कमाते हैं, मैं 6 लाख रुपए कमाता हूं। तो लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अरे ये तो खाली 5 ही लाख कमाते हैं, हम 6 लाख कमाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बड़े डॉक्टर नहीं। अरे आप समझिएगा इस चीज को, रुके रहिएगा, आप समझिएगा इस चीज को। हमारे विभोर जी जो है अपनी प्रैक्टिस से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये इनका बिजनेस प्रोफेशन है, ये इनका प्रोफेशन है। मैं अपनी प्रैक्टिस से, मैं अपनी प्रैक्टिस से मात्र 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, लेकिन मेरा 5 लाख रुपए का रेंट आता है। क्या आता है, मेरा 5 लाख रुपए का रेंट आता है। तो अब आप बताइए, ये बड़े डॉक्टर हुए कि हम बड़े डॉक्टर हुए, हम तो झोला चाप हो गए, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर हो गए। तो डॉक्टर साहब अपनी प्रैक्टिस से जो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, मान लीजिए इस साल 5 लाख कमाया इन्होंने, ठीक है, इस साल इन्होंने 5 लाख कमाया, अगले साल ये 6 लाख कमाएंगे, मान लेते हैं उसके अगले साल 7 लाख रुपए कमाएंगे। मुझे एक बात बताइए, ये जो कमा रहे हैं, क्या इनमें, अब क्या इनमें अभी तक किसी भी तरीके की अदर इनकम थी, क्या इनके केम किसी भी तरीके की अदर इनकम थी, नहीं थी।
क्यों? क्योंकि ये अपने प्रोफेशन से, ये इनका प्रोफेशन है। और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा इस चीज को कि ये अपने प्रोफेशन से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, और जब बात मेरी आएगी तो मैं अपने प्रोफेशन से मात्र 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। मैं टोटल अपनी इनकम 6 लाख रुपए बोलता हूं, टोटल अपनी इनकम 6 लाख रुपए बोलता हूं। तो चलिए, हमारे डॉक्टर साहब का काम हो गया है, तो आप हमारे डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, हमारे बहुत बड़े टेक्नीशियन है कॉग्निटिव के। ओके, चलिए देखिए, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि विभोर जी अपनी इनकम से 5 लाख रुपए कमा रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया? चलिए मैं अब विभोर जी का एग्जाम्पल हटा देता हूं। अब आप समझिएगा, मैं अपनी इनकम से 6 लाख रुपए कमा रहा था। ओ माई गॉड! फिर 7 लाख रुपए कमाया मैंने, अगले साल 8 लाख रुपए कमाया मैंने। लेकिन समझिएगा एक बात, हर साल 5 लाख रुपए मुझे रेंट के रूप में मिल रहा है। किसके रूप में मिल रहा है? रेंट के रूप में मिल रहा है। जबकि मैं एक डॉक्टर हूं, जबकि मैं एक डॉक्टर हूं, तो मुझे ये हर साल जो भी 5 लाख रुपए रेंट के रूप में मिल रहा है, ये मेरी इनकम में नहीं जुड़ना चाहिए था, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूं। अगर मैं रेंट की कैलकुलेशन करूंगा तो पार्ट अलग है, मैं यहां पे एज अ डॉक्टर बन के कर रहा हूं। तो ये जो भी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, ये जो भी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल चल रही है, ये डॉक्टर की गुडविल चल रही है। तो अब इसमें मेरा एबनॉर्मल गेन है, हर साल का है, हर साल का है। कितना है? 5 लाख रुपए। हर साल का मेरा एबनॉर्मल गेन है 5 लाख रुपए। देख लीजिए, तो इसको हम लेस करेंगे। हर साल का एबनॉर्मल गेन है 5 लाख रुपए, इसको हम लेस करेंगे। अब क्या हुआ कि दूसरे साल कुछ ऐसा हुआ कि मेरी, या कह लीजिए पहले साल ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जेब कट गई, और मेरी जेब कटने से मुझे 20,000 का नुकसान हो गया। मुझे कितने का नुकसान हो गया? 20,000 का नुकसान हो गया। तो फर्म कहती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारा एक बार लॉस हुआ है ना, बार बार तो लॉस होगा नहीं, तो इस वजह से इसको तुम एड बैक कर लो। ये मेरा एबनॉर्मल लॉस एड बैक हो जाता है। तो अब देखिए, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था नहीं, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था नहीं, तो मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या निकल करके आएंगे? 6 लाख में पहले तो 5 लाख माइनस कर दीजिए, तो कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख में दो 20,000 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 1,20,000। अब कितना हुआ? 7 लाख में 5 लाख माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 2 लाख। और 8 लाख में से 5 लाख माइनस किया तो कितना हुआ? 3 लाख। ये निकल करके आया मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि मैं अपने बिजनेस से, मैं अपने डॉक्टर से, मैं अपने प्रोफेशन से इतना पैसा आगे चल के कमा सकता हूं। ये आगे के आने वाले 3 सालों में मैं इतना पैसा कमा सकता हूं, या ये कह लीजिए कि मैंने प्रीवियसली इतना रुपए कमाया है। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू गुडविल निकालने के लिए देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल आएंगे। ये कमाया मैंने पहले है, पिछले 3 साल का है, लेकिन मेरी दूरदृष्टि आगे के 3-4 सालों की होगी। मेरी दूरदृष्टि आगे के 3-4 सालों की होगी। तो आप समझिएगा कि मैं इतना कमा चुका हूं। तो अगर मैं इन सब का समअप करूं, तीनों साल का समअप करूं, तो इनको जोड़ लीजिए। ऑल 3 इयर्स का टोटल कितना हुआ? ऑल 3 इयर्स का टोटल कितना हुआ? 3 2 5 1 6, 6,20,000। 6,20,000 ये हुआ। 6,20,000, 6,20,000 ये मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, कि मैं अगले आने वाले 3 सालों में मैं इतना रुपए कमाऊंगा। ये है गुडविल निकालने का थोड़ा सा तरीका। अभी मैंने गुडविल नहीं निकाली, अभी मैंने फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाले। एक चीज बता दूं, गुडविल निकालने का कोई तरीका नहीं होता, सब तरीके सही हैं, सब तरीके गलत हैं। जिस पे क्लाइंट मान जाए वही तरीका एकदम सही होता है निकालने का। जिस पे क्लाइंट मान जाए, क्लाइंट कहता है कि
एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो आप क्या करेंगे, 3 साल का है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, उसको एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना है, मैंने 3 साल, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, वट एवर अमाउंट विल कम दैट विल बी नोन एज एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और हमारे और क्लाइंट के बीच में तय हो गया कि आप मेरी नेक्स्ट 4 साल या 5 साल का आप नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ले लीजिए, मतलब आप अगले 4 साल या 5 साल का प्रॉफिट मैं आपको दूंगा। तो इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस, 4 साल मान लेते, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट से आंसर निकल आएगा इसका। गुडविल निकालने का कोई भी तरीका सही नहीं है और सभी तरीके सही हैं, तो पहली चीज तो ये जानिए, ठीक है। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये भी होता है कि क्लाइंट खुद कहता है कि मुझे इतनी गुडविल चाहिए, क्लाइंट खुद कहता है। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, तो आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो उसके बाद फिर आप देखिएगा कि जब आप क्या कहते हैं किसी की बिजनेस डील करवाने जाएंगे, तो उसमें क्लाइंट आपसे खुद कहेगा कि भैया मेरे को इतना मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए, मतलब मुझे इतनी गुडविल मेरी चाहिए, क्लाइंट खुद कहता है। फिर उस हिसाब से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसमें एवरेज प्रॉफिट से निकालने की कोशिश करता है, फिर वेटेज उसमें डाल देता है, फिर सुपर प्रॉफिट से कोशिश करता है, फिर कैपिटलाइजेशन से कोशिश करता है, फिर एन्यूटी से कोशिश करता है, जिससे भी उसके आसपास की वैल्यू निकल आती है। उसी तरीके से कुछ माइंड अपना भिड़ा विड़ा करके निकाल देता है। तो ये चीज आपको आई थिंक, आई होप तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सोच समझ के सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल, हमें गुडविल निकालनी है। चलो भाई दे दिया तुमने, गुडविल हमें निकालनी है। कैलकुलेट गुडविल, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। अब बैलेंस शीट एज एट क्यों लिखा जाता है, पहली चीज तो ये जान लीजिए, बैलेंस शीट टिल लास्ट डे की बनती है, आखिरी दिन तक जो हुआ है उस दिन तक बैलेंस शीट बनती है, इसलिए एज एट लिखा जाता है। 31 मार्च 2020 तक जो भी कुछ होगा, इसलिए उसकी बैलेंस शीट बनेगी, इसलिए एज एट होती है। अब क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट में लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में लिखने का मतलब जानते हो क्या है, ये मेरा लॉस है, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस भी इसे कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस भी इसे कह सकते हैं, ये मेरा लॉस है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर होता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एक इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो लायबिलिटी साइड लिखी जाती है, ना कि एसेट साइड, ठीक है। अगर एसेट साइड लिखी है तो ये मेरा लॉस है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये मेरा एक लॉस है। इस लॉस को, इसको बैलेंस शीट में आना ही नहीं चाहिए था, अगर ये बैलेंस शीट में आ गया है तो हो सकता है कि इस लॉस को मैं आगे आने वाले कुछ ईयर्स में इसको कॉम्पनसेट करना चाहता हूं, इस लॉस को हटाना चाहता हूं, इस वजह से लॉस आया, या एनी अदर रीजंस भी हो सकते हैं। फिलहाल ये मेरा लॉस है, इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 आपके सामने दिए हैं, 1,50,000, 50,000, 1,30,000, ये आपके 3 प्रॉफिट सामने दिए हैं, ठीक है, ये आपके 3 प्रॉफिट्स सामने दिए हैं। तो अब समझिएगा बात, 2017, 18, 18, 19, 19, 20, ये आपके प्रॉफिट आपके सामने दिए। देयर वॉज नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन ईच ईयर ₹10,000, हर साल एक मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई है, हर साल मेरी एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई है। मुझे एक चीज बताइएगा, अगर कोई भी इनकम नॉन ऑपरेटिंग है, अगर कोई भी इनकम नॉन ऑपरेटिंग है,
अगर कोई भी इनकम नॉन ऑपरेटिंग है तो व्हाट डू यू मीन बाय इट? अगर कोई भी इनकम नॉन ऑपरेटिंग है तो इससे आप क्या समझते हैं? पहली चीज तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी इनकम नॉन ऑपरेटिंग है तो इससे आप क्या समझते हैं? हैं? अच्छा, मैं ही बता देता हूं, चलिए। अगर ये में पहली चीज तो ये जान लीजिए, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब ये एक ऐसी इनकम है, ये एक ऐसी इनकम है कि जो कि मेरे बैलेंस शीट में या मेरे इनकम में ऐड नहीं होनी चाहिए थी, मेरे इनकम में ऐड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसको ऐड कर दिया गया है, इसको ऐड कर दिया गया है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक तरीके का एबनॉर्मल गेन है, जो मेरी इनकम थी ही नहीं, जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनकम थी ही नहीं, उसको मैंने यहां पर लिख दिया है। इसका मतलब ये होता है कि भैया मान लीजिए इनका क्लॉथिंग का बिजनेस है, इनका क्लॉथिंग का बिजनेस है, और इन्होंने जो है आपका सरिया बेच करके 10,000 रुपए हर साल कमा लिया। तो भैया आपका बिजनेस तो कपड़ा बेचने का है, आपने सरिया बेच करके कमा लिया, मोरंग बेच करके कमा लिया, या कुछ भी पर्दे बेच करके कमा लिया, आपने कुछ भी बेच करके कमाया, तो पहली चीज वो आपकी इनकम में जुड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ड्यू टू इनकम टैक्स वो आपकी इनकम में जुड़ गया है। अब जुड़ गया है तो पहले माइनस होगा, समझ में आ रही है बात? पहले माइनस होगा। अब क्या हो गया, एक एबनॉर्मल गेन हो गया, एक एबनॉर्मल गेन हो गया, मतलब एक फालतू का एक और एबनॉर्मल गेन हो गया 15,000 रुपए का। तो पहली पहली चीज नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमेशा लेस होती है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम आर ऑलवेज लेस, एंड इफ गुडविल इज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट दैट इज ऑलवेज लेस। ये मैंने आपको बताया था ना, अगर गुडविल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में तो वो भी लेस होगी, और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो भी लेस होगी। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, गुडविल निकालते वक्त इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो रही है तो वो लेस होगी। वो क्या होगी? लेस होगी। एक हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया 17-18 में, जो नहीं होना चाहिए था सट्टे की इनकम आ गई, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस 4 साल दिए हैं। अब ये नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस क्या हैं, इसको भी अभी हम लोग डीप में समझेंगे, लेकिन पहले हम फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट ऑफ 17-18 कितना है? 1,50,000। 18-19 का प्रॉफिट कितना है? 50,000। और 19-20 का प्रॉफिट कितना? 1,30,000। यही तो है। हमारा क्या हो गया, हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ गई, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गई हर साल, तो उसको लेस कर दीजिए, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये मेरे प्रॉफिट में जुड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये मेरे प्रॉफिट में जुड़ गई है। ऐसे करके ब्रैकेट बना दीजिएगा, इस ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना। ये मेरे इसमें नहीं आना चाहिए था लेकिन आ गया। उसी साल 2017 में मुझे एक 15,000 का एबनॉर्मल गेन हो गया, मुझे एक 15,000 का एबनॉर्मल गेन हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। तो अब हो गया तो उसको हटा देते हैं। क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई ऐसी एंट्री नहीं दी है जहां पर रेक्टिफिकेशन आ गया हो, कोई ऐसी एंट्री दी कि तुमको जो है क्वेश्चन में लिखेगा कि यहां पर ये होना चाहिए था, कैश को आना चाहिए था, कैश नहीं आई, हमने एंट्री को गलत कर दिया। वहां पे हम एंट्री को सही करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का तरीका आप अपनाएंगे, एंट्री को सही करेंगे, और सही करने के बाद उसका इफेक्ट यहां पर डालेंगे। अगर उसके इफेक्ट से मेरी बैलेंस शीट बढ़ रही होगी तो उसके इफेक्ट से अगर मेरी बैलेंस शीट बढ़ी हुई होगी तो बैलेंस शीट को घटा देंगे, अगर बैलेंस शीट घटी हुई होगी तो उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको कैश का एग्जांपल दिया था, तो इसमें कुछ भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि ये कितना निकल करके आ रहा है। 1,50,000 में से 10,000 माइनस करिए तो होता है 1,40,000, 1,40,000 में से 10,000 माइनस करिए तो होता है
1,30,000 और 5,000 और माइनस कर दीजिए तो होता है 1,25,000। 50,000 में से 10,000 माइनस करिए तो कितना होता है 40,000। 1,30,000 में से जरा 10,000 माइनस करिए तो कितना होता है 1,20,000। यही तो होता है कि नहीं होता है? हैं? अब यही होता है ना। अब तीनों को जरा जोड़ दीजिए। ठीक है, ये तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल आया। टोटल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, टोटल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? जोड़िए, 1,25,000 प्लस 40,000 प्लस 1,20,000, एक एक 2,00,000, 2,00,000, 2,00,000, 20, 40, 2,40,000, 40, 80, 2,80, 2,85,000, 2,85,000, 2,85,000। ये मेरा निकल करके आया फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या निकल करके आया? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये निकल करके आया ना। अब इसी रिलेशन में हम और भी चीजें निकालेंगे, इसी रिलेशन में हम और भी चीजें निकालेंगे। तो अब और भी चीजें क्या निकालेंगे तो वो अब देख लीजिए। तो मैं इस चीज को रब करे दे रहा हूं, मैं इस चीज को रब करे दे रहा हूं, यहीं पर सारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आया ना कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ये चीज समझ में आई। तो इसी तरीके से आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकलेगा। और फिर उसके बाद ये जो भी अमाउंट निकलता है इसका हम टोटल कर देते हैं। तो ये टोटल जो है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल करके सामने आ जाता है। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरा टोटल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना निकला? मेरा टोटल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना निकला था? मेरा टोटल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकला था 2,85,000। यही तो निकला था। अब मैं निकालूंगा एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या निकालूंगा? एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के प्रॉफिट मुझे गिवन है? 3 साल के। कितने साल के प्रॉफिट मुझे गिवन है? 3 साल के। तो इसको 3 से डिवाइड करिए, 2,85,000 डिवाइडेड बाय 3। इन तीनों का ही तो एवरेज निकाल रहे हैं कि किसी और चीज का एवरेज निकाल रहे हैं? इन तीनों का ही एवरेज निकाल रहे हैं ना। तो इसको काटिए, 3 9 27, 3 5 50, 95,000 आया। 95,000 आया मेरा फ्यूचर एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या आया? 95,000 आया मेरा एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यही आया ना मेरा। अब क्या कह रहा है, देखिए अब मेरी बात को समझिएगा। मैं ऐसे करके आपको एक टेबल बनाता हूं। 1 2 3 4, यहां पर ये आदमी बैठा है। ठीक है, यहां पर ये आदमी बैठा है। 1 2 3, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, मतलब 1,25,000 निकला था ना वो, ये निकला था 40,000 और ये निकला था 1,20,000। इन तीनों को मैंने ऐड किया था, इन तीनों को मैंने ऐड किया था, तो मेरा आया था 2,85,000। यही तो आया था 2,85,000, यही आया था ना। 1 2 3, ये आदमी यहां पे बैठा है। अब यहां से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ये आदमी कह रहा है, ये आदमी कह रहा है कि मुझे भविष्य में आपने जितना भी कमाया है उसके आगे आने वाले 4 सालों का प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए। आगे आने वाले 4 सालों का प्रॉफिट चाहिए। इस आदमी ने डिमांड करी
कि मुझे अगर मैं अपना बिजनेस बेचूंगा तो मैं अपने आने वाले 4 सालों का प्रॉफिट आपसे लूंगा, अपने आगे आने वाले 4 सालों का प्रॉफिट लूंगा। और उस 4 साल का अनुमान कैसे लगाया गया? उस 4 साल का अनुमान लगाया गया पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को लेकर के। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट थे 2,85,000 और इसका एवरेज निकाला गया तो निकाला गया तो कितना निकला? 95,000। ये कह रहा है कि मैं अगर अपना बिजनेस बेचूंगा तो ये है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस, कि मैं आगे आने वाले 4 सालों का प्रॉफिट तो लूंगा ही लूंगा। तो एवरेज से अगर 3 साल का प्रॉफिट इतना निकला है तो 4 साल का प्रॉफिट कितना निकलेगा? 95,000 इंटू 4, 0 0 0, 5 4 20 0, कैरी आया 2, 9 4 36, 36, 37, 38। 3,80,000 रुपए मुझे दीजिए और मेरा बिजनेस ले जाइए। ये है मेरी गुडविल, 3,80,000 है मेरी गुडविल। और मेरी गुडविल क्यों है? क्योंकि मैंने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं, जिसकी वजह से अगर प्रति वर्ष देखा जाए तो मैं 95,000 एज एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं। मैं 95,000 एज एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो बस वो आगे आने वाले 4 सालों का पैसा कहेगा कि मुझे आप दीजिए। तभी क्यों आगे आने वाले 4 सालों का मैंने क्यों बोला? आगे आने वाले 4 सालों का मैंने इसलिए बोला क्योंकि नंबर ऑफ परचेजेस कितने दिए हैं? 4 साल ही तो दिए हैं। तो 4 साल, यहां पे लिखा होता 5 साल तो मैं 5 साल निकाल देता, यहां पे लिखा होता 6 साल तो मैं 6 साल निकाल देता इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है ना? तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट पहला, इस क्वेश्चन में मैं आपको वेटेज निकालना नहीं सिखाऊंगा अभी। ठीक है, वेटेज के लिए मैं एक अलग क्वेश्चन डिजाइन कर दूंगा आपके लिए, आप परेशान मत होइएगा। एवरेज प्रॉफिट पहला, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो क्या था गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड? एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, यही तो था। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, यही तो था। तो मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितने थे? 95,000 थे कि नहीं थे? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस से, एंड दैट इज 4। एंड दैट इज 4। कितना निकल करके आया? 0 0 0, 5 4 से 20 0, कैरी आया 2, 9 9 4 36, 37, 38। 3,80,000 एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल करके आई। गुडविल निकल करके आई 3,80,000। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। फिर मैं आपको जो है सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ लेकर के चलता हूं। फिर मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ लेकर के चलता हूं। और सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ जब लेकर के चलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से भी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करना है कि नहीं करना है? ओके, अब मैं सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ लेकर के चलता हूं। सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ लेकर के चलता हूं तो मैं एक बार आपको, मैं डायरेक्टली कर सकता था क्वेश्चन, लेकिन क्लास ब्रेक होकर के क्वेश्चन हो रहा है, तो इसलिए इसलिए मैं पहले आपको लिखाऊंगा। सुपर प्रॉफिट के जो आप तरीके लिखे थे उनको जो आप भूल गए हो वो अब आप लिखिए मेरे साथ एक बार फिर से। मेरे साथ एक बार आप फिर से लिखिए। क्या है तरीका? क्या है तरीका? क्या है तरीका? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का तरीका क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, यही तो है क्या और कुछ है? हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस दिए, लेकिन क्या हमें सुपर प्रॉफिट दिया है? क्या हमें सुपर प्रॉफिट दिया है? नहीं दिया साहब, नहीं दिया। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अब हमें। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट देखिए कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट देखिए कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट निकलता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फ्यूचर एक्सपेक्टेड, जब मैंने अभी एवरेज प्रॉफिट अब मेथड आपको कराया है, अभी तुरंत जो है मैंने फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वहां पे निकाल करके दिखाया है। वहां पे मैंने फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल करके दिखाया है। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चलिए हमें पता चल चुका है, लेकिन क्या हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है? नहीं पता साहब। तो आइए नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल आएगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। अब ना ही मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, ना ही मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। इसी तरीके से तो निकलता है, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। और मैंने आपको बताया था अगर किसी भी तरीके की नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो या गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, सॉरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, गुडविल बैलेंस शीट में किसी भी तरीके का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, नोट लिखाया है मैंने, याद कर लीजिएगा। अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है तो वो माइनस होगी, वो माइनस होगी। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे अब हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है सन्ड्री एसेट्स में से सन्ड्री लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। देखिए इधर देखिए, ये है हमारी एसेट, ये है हमारी एसेट, दिस इज नॉट आवर एसेट। ये हमारी एसेट नहीं है, ये हमारी एसेट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। ये मेरा एक लॉस है, ये मेरी एसेट नहीं है। इसको मुझे फ्यूचर में राइट ऑफ करना है, इसको मैं एसेट नहीं ले सकता। ये एसेट साइड लिखी है लेकिन एसेट नहीं है। ये एक तरीके का ऐसा लॉस है जो मुझे आगे चल के राइट ऑफ करना है, इस वजह से इसमें आया है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। और सन्ड्री लायबिलिटीज, इस एसेट्स में से इस लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए तो आपका जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। सन्ड्री एसेट्स की कौन कौन सी हैं? सन्ड्री एसेट्स इज इक्वल्स टू लैंड एंड बिल्डिंग है मेरे पास 5 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी है मेरे पास कितने की? 3 लाख की। मेरे पास स्टॉक है, मतलब मेरे पास माल है, मेरे पास गुड्स है, कितने का? 2 लाख का। मेरे पास डेटर्स है, मतलब इनसे मुझे पैसा मिलना है, मेरे पास डेटर्स हैं 1 लाख के। मेरे पास क्रेडिटर्स हैं 4 लाख का, तो लेस सन्ड्री लायबिलिटीज। और सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर्स कितने के? 4 लाख के।
लेस कर दीजिए, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। 5 3 8 2 10 1 11, 11 में से 4 गए तो 7 लाख रुपए आया। कितना आया? 7 लाख रुपए आया। ये आया तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या आया तुम्हारा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, एक तरीका और है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। क्या तरीका है वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? जितनी भी कैपिटल्स हैं और जनरल रिजर्व्स हैं उनको ऐड कर दो, और अगर बैलेंस शीट में कोई लॉस है तो उसको माइनस कर दो। ये कर दोगे तो इससे भी तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। हालांकि अभी मैं आपको हिडन गुडविल पढ़ाते वक्त ये कंसेप्ट पढ़ाता, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया। देख लीजिए इसके दूसरे मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। देख लीजिए इसके दूसरे मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये आपने अगर फॉर्मूला नोट किया हो तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन को भी साथ लेकर के चलना है। मैंने आपको क्या बताया? एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है? एस कैपिटल कितनी है? 3 लाख। 20 कैपिटल कितनी है? 3 लाख। जर्नल रिजर्व कितने के हैं? 1,50,000। इसमें लेस कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है और ये मेरा लॉस है। इट इज माई लॉस। इन सबको प्लस करके इसको माइनस कर दो तो देखिए 3 3 6 1 7, 7.5, 7.5 में से 50,000 माइनस किया तो 7 लाख आ गया। तो आप चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड उस तरीके से निकालिए, चाहे आप कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से निकालिए, दोनों ही तरीके सही हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। एग्जामिनेशन में आप चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे इस तरीके से निकालिए, दोनों ही तरीके एकदम सही हैं। बस आपको पहचानना आना चाहिए। बस आपको पहचानना आना चाहिए। मेरे साथ धीरे धीरे जुड़े रहिए, मैं आपको पहचानवा दूंगा कि क्या एसेट है और क्या लायबिलिटीज है। कि अगर 11th में जिसने ध्यान नहीं दिया है वो बहुत पछताएगा, लेकिन ज्यादा नहीं पछताने देंगे, थोड़ा बहुत तो पछताएगा ही वो। तो ये देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 7 लाख रुपए निकल करके आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना निकल करके आ गया? 7 लाख रुपए निकल करके आ गया। तो मैं लिखता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 7 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 7 लाख रुपीज। मैंने क्या निकाला? मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 7 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने 7 लाख रुपीज निकाल लिया। अब अगर मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया है तो अब बताइए मैं और क्या निकालूं? मैं और क्या निकालूं कि जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए? बताइए मुझे, मैं और क्या निकालूं? मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा। मैं अभी फॉर्मूला नोट कराया ना। मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट का तरीका क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा तो नॉर्मल प्रॉफिट देखिए कैसे निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास कितना है? 7 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चों? मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना है? 10%। 10/100 कर दे तो परसेंट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। हट जाएगा ना। ये निकाला, ये इसको उससे मैंने, कितना आया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट? मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आया 70,000 रुपए। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया?
70,000 रुपए। अब मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। अब क्या निकालूंगा? अब मैं निकालूंगा सुपर प्रॉफिट। क्या निकालूंगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था? सुपर प्रॉफिट निकलता था एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे ही तो निकलता था। अब देखिए एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, याद करिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने क्या निकाला था? 95,000 निकाला था। 95,000 निकाला था। नहीं याद है तो देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, देख लीजिए। आप इसको देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं याद है या अगर आपको नहीं याद है देख लीजिए। 2017, 18, 18, 19, 19, 20 हमारे प्रॉफिट्स क्या क्या थे? हमारे प्रॉफिट्स क्या क्या थे? हमारे प्रॉफिट्स थे 1,50,000, 50,000 और 1,30,000। मैंने कहा कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको लेस कर दीजिए। क्यों लेस होगी? क्योंकि वो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, वो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दूंगा। इसलिए मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दूंगा। और मैंने आपको ये बताया था कि ये साइन लेस का होता है। मेरा एक तरीके का एबनॉर्मल गेन भी हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मेरा एक एबनॉर्मल गेन हो गया। ये देखिए एबनॉर्मल गेन हो गया है मेरा 15,000 रुपए का 2017-18 में, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो लेस कर देंगे एबनॉर्मल, लेस कर देंगे एबनॉर्मल गेन। कितना? 17-18 में हुआ था ना, 15,000 को लेस कर देंगे। आइए यहां से खींचते हैं लक्ष्मण रेखा और इसको करते हैं माइनस। तो 50 में 10 गए तो हुआ 40, फिर 10 गए तो हुआ 30, 5 गए तो 1,25,000, 40,000, 1,20,000। इन तीनों को करिए ऐड। ये है फ्यूचर, ये है एडजस्टेड प्रॉफिट, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट का नाम दे दीजिए। तीनों को ऐड करिए तो टोटल निकल आएगा। टोटल फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकलेगा 2,85,000। कितना निकलेगा? 2,85,000। ठीक है, 2,85,000 निकलेगा। इसको 3 से कर दीजिए डिवाइड तो आएगा 95,000। ये क्या निकला? ये निकला आपका एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये क्या निकला आपका? एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? 95,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 70,000। लेस कर दीजिए, कितना आया? 25,000। कितना आया? 25,000। यही आया ना? तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का तरीका क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो क्या तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का? गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कितनी गुडविल निकलेगी भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से? क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, अरे भैया फॉर्मूला बताओगे क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड का? बोलो। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस,
इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। सुपर प्रॉफिट मेरा कितना निकल कर गया? 25,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस कितने? 4। तो गुडविल मेरी कितनी निकल करके आई? 1,00,000। अब आप कहेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो ज्यादा गुडविल निकल रही थी, सुपर प्रॉफिट मेथड से कम गुडविल निकल रही है। अरे सुपर प्रॉफिट मेथड को हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? याद करिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जरूरी नहीं है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कम ही निकल करके आए गुडविल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट फ्रॉम द सुपर प्रॉफिट मेथड द गुडविल इज whatever the goodwill is coming is low from the average profit method। नहीं, एवरेज प्रॉफिट मेथड सीधा तरीका है, मुझे किसी से नहीं कंपेयर करना, मुझे बस अपनी गुडविल निकाल करके दे देनी है। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपको अपनी इस दुकान को उस दुकान से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर सीएमएस की गुडविल निकालनी है तो सीएमएस को मिलेनियम स्कूल से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे क्या कहते हैं एमरल हाइट्स स्कूल की गुडविल निकालनी है तो मुझे उसको जो है डीपीएस से, दिल्ली पब्लिक स्कूल से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने जो दो आपको एग्जांपल दिए, एक लखनऊ का एग्जांपल है और दूसरा एग्जांपल इंदौर का एग्जांपल है, और तीसरा एग्जांपल रायबरेली का ले लीजिए कि अगर मुझे एसजीएस की गुडविल निकालनी है तो मुझे जो है लखनऊ पब्लिक स्कूल या दयावती मोदी पब्लिक स्कूल से कंपेयर करना पड़ेगा। ये कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड, कहता है कि हमें दोनों के बीच का कंपैरिजन चाहिए ही चाहिए और हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट से लेस किया जाता है, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट से यहां पे लेस किया जाता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं अभी आपको और डिटेल में समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल करके आ गई, समझ में आया? सेकेंड हो गया ना गुडविल। थर्ड गुडविल मुझे कैसे निकालनी थी? बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलती है? कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलती है? कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकलती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलती है बताइए? अभी अभी लिखाया था, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही था कि कुछ और था? हैं, बताइए। कैपिटल एम्प्लॉयड से गुडविल कैसे निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही था ना? कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही था ना? यही था? नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड से गुडविल दो तरीके से निकलती है, मैंने आपको बताया था। वो दो तरीके कौन से हैं? अगर आप एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालना चाहें तो क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप सुपर प्रॉफिट से निकालना चाहें तो क्या होगा? सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही दो तरीके तो मैंने आपको बताए थे कि और कोई तरीका मैंने आपको बताया था? यही दो तरीका बताया था ना? तो देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का तरीका ये हो गया ना आपका। ठीक है, देखिए दोनों तरीका देख लीजिए कि दोनों से गुडविल अलग अलग आएगी। अरे हमें नहीं मतलब भैया, गुडविल अलग आए एक ही में आए, हमें कोई मतलब नहीं। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड।
कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो क्या था, ये फॉर्मूला उठा करके इधर डाल दीजिए, ये फॉर्मूला उठा करके इधर लिख दीजिए। तो क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना निकल करके आया था, 95,000 निकल करके आया था। यहां बगल में लिख लीजिए एवरेज प्रॉफिट। तो 95,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड दैट इज 10%। कैपिटलाइजेशन मेथड का से क्या था, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा, सुपर प्रॉफिट है मेरा, सुपर प्रॉफिट मेरा कितना था, सुपर प्रॉफिट था मेरा, इन दोनों को माइनस कर दिए, 25,000 रुपए था। बगल में लिख लीजिए सुपर प्रॉफिट कितना था, 25,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट था 25,000 रुपए। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना था, 25,000 रुपए। तो ये जो है हो जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड दैट इज 10%। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन भी अगर मुझे करवानी पड़े तो फिर बेकार है। यहां से गुडविल निकलेगी 9,50,000 और यहां से गुडविल निकलेगी 2,50,000। अरे सर इतना डिफरेंस, हाँ भैया हाँ इतना डिफरेंस। कितनी बार बोलूं, गुडविल निकालने का कोई तरीका नहीं है, गुडविल निकालने का कोई तरीका नहीं है। जिस तरीके पर आदमी राजी हो जाए, जितनी उसको गुडविल चाहिए, वही एक तरीका है गुडविल निकालने का। यहां पर गुडविल कैपिटल के फॉर्म में निकली है, तभी इसको कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। बाकी सब में गुडविल कैपिटल के फॉर्म में नहीं निकल रही थी, बाकी सब में गुडविल प्रॉफिट के फॉर्म में निकल रही थी। यहां पे गुडविल कैपिटल के फॉर्म में निकल रही है। कभी कभार क्लाइंट कहता है कि मुझे अपनी कैपिटल का पैसा चाहिए, तो हम उसकी कैपिटल निकाल देते हैं कि लो भाई ऐसे ये वाली कैपिटल लोगे, ये वाली कैपिटल लोगे, वो कहता है ये वाली कैपिटल लेंगे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होने के कारण उसको कभी कभार ये कैपिटल भी चूज करनी पड़ जाती है। अगर उसकी मोनोपोली है तो वो ये कैपिटल ले सकता है, लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो वो उसको ये चीज लेने पे मजबूरी हो जाती है। क्या कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट मेथड, लास्ट एंड फाइनल मेथड, जो कि क्लास 12th के सिलेबस के बाहर है लेकिन सीपीटी के सिलेबस में है, जो कि क्लास 12th के सिलेबस के बाहर है लेकिन सीपीटी के सिलेबस में है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं उसको ना पढ़ाता। क्या है वो, एन्यूटी मेथड। क्या है वो, एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड क्या कहता है, एन्यूटी मेथड कहता है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी फैक्टर। अब ये एन्यूटी फैक्टर क्या होता है, तो समझिएगा मेरी एक बात को, पहले हम निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है, 25,000। एन्यूटी फैक्टर कितना है, 2 पॉइंट, ये एन्यूटी फैक्टर देखिए दिया है, एन्यूटी फैक्टर की टेबल आपको गिवन होगी, आप परेशान मत होइएगा, हमेशा आपको क्वेश्चन में एन्यूटी फैक्टर लिख करके आएगा 2.9971। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हटा देते हैं, 1 2 3, 3 जीरो तो ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब इस पूरे को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं, इस पूरे को 25 से जरा मल्टीप्लाई करते देखें कितना आता है। 25 छक्का 150, 175 के 5, हासिल आया 17, 25 धम्मा 250 नवैया 225, 225 10। अरे क्या यार इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन देखिए, डायरेक्टली आप कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेटर से करे दे रहे हैं। सीपीटी के बच्चों को कैलकुलेटर अलाउड है, मैं कैलकुलेटर लेकर के नहीं आया। 25,000 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2.9971 से,
तो आई आपकी गुडविल 74,927.5 रुपीज, ये आपकी गुडविल आई। अब देखिए क्या है कि ये एन्युटी फैक्टर से गुडविल इतनी कम क्यों आई, समझिएगा, इस कंसेप्ट को समझिएगा। क्या होता है कि पुराने जमाने में क्या होता था, आप अपने पापा से पूछिएगा, अपने दादा से पूछिएगा, जिसके जिसके दादा अलाइव हैं, आई होप सो सबके दादा अलाइव होंगे, जिनके नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने पापा से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि हमारे जमाने में तो हम तो 10 पैसे में जो है समोसा खा लिया करते थे। कितने में? 10 पैसे में समोसा खा लिया करते थे। अब अगर आप पवन नमकीन भंडार पे खड़े हो जाइए, तो मैंने आई थिंक समोसा खाया नहीं है, हो सकता है शायद वो समोसा 8 रुपए का या 10 रुपए का हो, इससे ज्यादा महंगा तो समोसा होगा नहीं। अब इससे ज्यादा महंगा समोसा है तो वो समोसा नहीं, फिर आपको सोना खिला रहे हैं, ठीक है, उसमें फिर हीरे मोती जड़े होंगे, वो भी देख लीजिएगा। तो 8 से 10 रुपए का समोसा होगा। आपके फादर के जमाने में ज्यादा नहीं, अगर आपकी उम्र इस समय 16 साल है, फादर की आपकी उम्र मान लेते हैं ज्यादा नहीं होगी, 46 होगी, 16 में 46 को अगर हम माइनस करें, जब पापा 16 साल के थे, मतलब आज से 30 इयर्स पहले, वो 10 पैसे में एक समोसा खा लिया करते थे, या 10 पैसे नहीं भी होगा तो मान लेते हैं 50 पैसे में, मतलब 1 रुपए के आधे में वो एक समोसा खा लिया करते थे, और आप 8 या 10 रुपए में समोसा खा रहे हैं। मतलब पता नहीं कितने टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ गई है, पता नहीं उस कमोडिटी की वैल्यू कितने टाइम्स आज बढ़ गई है। तो ये कहता है कि जो 25,000 रुपए जो आज आपका है, जो 25,000 रुपए आज आपका है, फ्यूचर में ये 25,000 रुपए कम हो जाएगा, फ्यूचर में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्या आज फ्यूचर में इस 50 पैसे की वैल्यू है? नहीं है, फ्यूचर में इस 50 पैसे की वैल्यू नहीं है। पहले 50 पैसे में आप एक समोसा खाते थे, अब एक समोसा आप 10 रुपए में खा रहे हो। तो फ्यूचर में इस कमोडिटी की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण, कमोडिटी की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण, मतलब किसी गुड्स की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण आपकी मॉनेटरी वैल्यू डाउन हो रही है। तो एन्युटी मेथड कहता है कि इस 25,000 को अगर आज से मैं 4 साल बाद देखूंगा, 5 साल बाद देखूंगा, 10 साल बाद देखूंगा, तो ये पाऊंगा ये 25,000 ₹2.97 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने 25,000 को ₹2.97 से मल्टीप्लाई किया। दे आप खुद ही देख लीजिए, आपके सामने एग्जांपल है, 50 पैसा कन्वर्टेड इनटू 8 रुपीज। वाई? इस 50 पैसे से एक समोसा लेते थे, आज एक समोसा ये मैं 8 रुपए का ले रहा हूं। तो अगर आज 50 पैसा है, अगर आज 50 पैसा है, तो फ्यूचर में यह 50 पैसा गिरेगा, फ्यूचर में यह 50 पैसा गिरेगा, और फ्यूचर में 50 पैसे की वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसीलिए जो है, इसको जो है हम एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर की वैल्यू को दिखाता है। किसको दिखाता है? फ्यूचर की वैल्यू को दिखाता है। आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा, पूरा का पूरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसी एग्जाम्पल पर अभी हम आगे चल के और चर्चा करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, उस पर और चर्चा करेंगे, और आपको जो है दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से हिडन गुडविल निकाली जाती है। हिडन गुडविल कोई गुडविल नहीं है, वो एक तरीके का खाली आपका प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। दैट इज नॉट एनी टाइप ऑफ गुडविल विच इज प्रैक्टिकली प्रेजेंट इन द मार्केट, दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ थियोरिटिकल। लेकिन अब थ्योरी है तो करना है। अरे हिडन गुडविल नाम से ही क्या है, तो सब कुछ छुपा रहे हो तुम। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और क्यों नहीं है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इस क्वेश्चन का जिसने भी स्क्रीनशॉट ना लिया हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट पीछे जाकर के, प्रीवियस जाकर के वो ले सकता है, या सॉल्यूशन को देख सकता है। आई होप सो आज आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी।
जितनी भी देर की क्लास रही है मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है और आपको सारे मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, अब इन्हीं मेथड्स के बेसिस पर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे और आपको आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।